हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीजी अकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मटेरियल्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं, जो कि 5 नंबर में आएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें आपको क्वेश्चंस बताएंगे जो जो आपके इम्पॉर्टेंट हैं, फिर हम आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे। जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के यांत्रिक गुणों की व्याख्या कीजिए। जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें आपको बतानी है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, किन्हीं दो रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए। केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें हमें बतानी है। थर्ड क्वेश्चन है, पदार्थों के विद्युतीय गुणों का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन में पदार्थों की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिफाइन करना है। फोर्थ क्वेश्चन आता है, पदार्थों में पाए जाने वाले चुंबकीय गुणों का वर्णन कीजिए। इसमें आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, पदार्थों के ऊष्मीय गुणों का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चंस में आपको थर्मल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिफाइन करना है, कौन कौन सी थर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इन 5 क्वेश्चंस को हम आपको बताएंगे, इनके सॉल्यूशन भी देंगे, इसका आंसर भी देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इसमें धातुओं के यांत्रिक गुणों की व्याख्या कीजिए अथवा पदार्थों के निम्न यांत्रिक गुणों का वर्णन कीजिए। इसमें आपको सुघट्यता, प्रत्यास्थता, कठोरता, तन्यता, भंगुरता और श्रांत, इन सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना है। अथवा विभिन्न प्रकार के अभियांत्रिकी पदार्थों के गुणधर्म लिखिए। ये सब हम आपको बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। धातुओं के यांत्रिक गुण। तो फर्स्ट इसमें प्रॉपर्टी है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है, सब पहले हम आपको अपनी लैंग्वेज में बताते हैं कि प्लास्टिसिटी क्या होता है। यदि हम किसी पदार्थ पर बल लगाते हैं, यदि हम किसी पदार्थ पर बल लगाएंगे तो उसमें कोई ना कोई परिवर्तन आ जाएगा। तो उसमें कोई ना कोई परिवर्तन आ जाएगा। यदि हम उस पे बल हटा लेते हैं तो वो अपनी पुरानी अवस्था में नहीं बदलेगी, बल्कि अपनी वही अवस्था में रहेगी जो कि उसमें परिवर्तन आया था। तो ये आपकी होती है प्लास्टिसिटी। फिर से समझिए, अगर हम किसी पदार्थ पर बल लगाते हैं और बल लगाने के पश्चात उसमें कोई ना कोई परिवर्तन होगा, तो वो अपनी शेप और साइज चेंज ना करे, तो वह आपकी प्लास्टिसिटी कहलाती है। अब आप बुक की लैंग्वेज देखें तो इसमें है, यह वह गुण है जिसके कारण पदार्थों पर ताप या दाब दोनों लगाकर बिना अवस्था बदले उन्हें विभिन्न आकृतियों में परिवर्तित किया जा सकता है। उस गुण के कारण दाब हटाने पर पदार्थ नवीन आकृति में बन जाता है। बस यही हमने आपको बताया था कि अगर हम पदार्थ पर बल लगाते हैं, वह अपनी आकृति चेंज करेगा। अगर हम उस पर बल लगाएंगे या ताप लगाएंगे तो उसकी आकृति चेंज हो जाएगी। अगर हम उस पर से बल हटा लेते हैं तो वो अपनी शेप, साइज, टेम्परेचर कुछ नहीं चेंज करेगा, वो अपनी वही अवस्था में रहेगा। तो ये आपकी प्लास्टिसिटी कहलाती है। अब इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी इसका पूरा अपोजिट है, हम आपको बताते हैं। इलास्टिसिटी क्या होता है कि यदि हम किसी पदार्थ पर बल लगाते हैं और बल लगाने के पश्चात उसमें कोई ना कोई परिवर्तन होगा। अगर कोई ना कोई परिवर्तन होगा और हम उस पे से बल हटा लेंगे तो वह अपनी पुरानी मतलब पूर्व अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। ये आपकी इलास्टिसिटी कहलाती है। जैसे कि इसमें यही लिख रहा है कि यह वह गुण है जिसके कारण बाह्य बलों के प्रभाव से धातुओं के आकार व आकृति में परिवर्तन स्थायी नहीं होता, बल्कि बलों के हटते ही वे पूर्ण रूप ग्रहण कर लेती है। इस गुण का ध्यान औजार तथा मशीनों के लिए उपयोगी पदार्थों में रखा जाता है। इसका जो उदाहरण है, इसका एग्जाम्पल इस्पात, रबड़। रबड़ को हम अगर खींचेंगे और इस पर बल लगाएंगे और बल उस पर से हटा लेंगे तो वह अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगी। तो यह आपकी इलास्टिसिटी है। और प्लास्टिसिटी का जो एग्जाम्पल है वो है आपका कोई चिकनी मिट्टी है। अगर हम चिकनी मिट्टी को खींचेंगे तो वह अपनी
पूर्व अवस्था में नहीं होगी, वो अपनी जो हम उसे खींचेंगे जो उसमें परिवर्तन होगा वो उसमें वही रहेगा, वो अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं आएगा। तो अगर इलास्टिसिटी को खींचेंगे तो वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाएगा। यही इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी है। अब आपका थर्ड है हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है? हार्डनेस वो होता है यदि हम किसी पदार्थ को घिसेंगे या खुरचेंगे तो उस पर उसका वो विरोध करे, घिसने या खुरचने का विरोध करे, तो वो आपका हार्डनेस कहलाता है, आपकी कठोरता। अब हम बुक की लैंग्वेज देखें तो इसमें यही लिख रहा है कि किसी धातु को खरोच, मशीन, घिसाव, चिन्ह रोधक योग्यता को कठोरता कहते हैं। मतलब घिसने या खरोंचने का विरोध करता है, वो आपका कठोरता कहलाता है। सबसे ज़्यादा कठोर क्या है? तो सबसे ज़्यादा कठोर आपका हीरा माना जाता है। डायमंड, डायमंड को हम चाहे उसे घिसेंगे या खुरेचेंगे, हम कुछ भी करेंगे लेकिन उसमें कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये आपका कठोरता होता है क्योंकि वो घिसने या खुरचने का विरोध करता है। अब आता है आपकी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? यह वह गुण है जिसके कारण धातु की सामर्थ्य में बिना विशेष कमी आए तथा बिना भंजन के उसे तारों में खींचा जा सके, तन्यता कहलाता है। ये आपकी बुक की लैंग्वेज है। अब हम इसे अपनी लैंग्वेज में डिफ़ाइन करें तो इसमें ये होता है, यदि हम किसी पदार्थ को बल लगा मतलब उस पर बल लगाते हैं तो वह तारों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है? तारों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये आपकी डक्टिलिटी कहलाती है, तन्यता। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रतिशत वृद्धि बराबर लंबाई में अधिकतम परिवर्तन गुणा 100 बटे मूल मूल लंबाई। जो लंबाई में परिवर्तन हुआ है वो गुणा 100 बटे मूल लंबाई, जो आपकी मूल लंबाई थी वो इसका फॉर्मूला होता है। अब होता है भंगुरता। भंगुरता क्या होता है? चोट पड़ने पर चूर-चूर हो जाने की प्रवृत्ति को उस पदार्थ की भंगुरता कहते हैं। यदि हम किसी पदार्थ पर बल लगाते हैं तो वह छोटे-छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है, वो टूट जाता है, तो ये आपकी भंगुरता कहलाती है। दूसरे शब्दों में यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ बिना विरूपित हुए ही टूट जाता है। उसके बिना शेप साइज चेंज हुए वह टूट जाता है, मतलब एक ही बार बल लगाने पर वह टूट जाता है। इसकी जो प्रतिशत वृद्धि होती है, जो प्रतिशत मात्रा होती है वो 5% से कम होती है और तन्यता में जो इसकी प्रतिशत मात्रा होती है वो 5% से ज़्यादा होती है। फिर आता है आपका फटीग। श्रांत क्या होता है? बार बार व जल्दी जल्दी प्रतिबलों के उत्पन्न होने पर धातु खंडों के अचानक टूट जाने को श्रांत असफलता कहा जाता है। यदि हम किसी पदार्थ पर बार बार प्रतिबल या बल लगाएंगे तो कुछ समय पश्चात वह अचानक टूट जाएगा, तो यही आपका फटीग कहलाता है। अब सेकंड क्वेश्चन आपका आता है पदार्थों के रासायनिक गुणों की व्याख्या कीजिए। मतलब आपको इसमें पदार्थों के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना है। तो इसमें आपकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट आपने सुना भी होगा, परमाणु भार। किसी तत्व का जो परमाणु भार है वो वह संख्या है जिससे ज्ञान होता है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितना गुना भारी है। चूँकि परमाणु भार एक आनुपातिक राशि है, अतः इसकी कोई इकाई नहीं होती। जो परमाणु भार होता है उसकी कोई इकाई नहीं होती। किसी तत्व का परमाणु भार उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के भार के समानुपाती होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार एक इकाई माना गया है। जो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है वो एक होता है, और जो आपकी उसमें केमिस्ट्री में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उसमें आपके अलग अलग परमाणु भार हैं हर एक तत्व के। जैसे आपका मैग्नीशियम का परमाणु भार होता है 12, नाइट्रोजन का 11 होता है, तो वो सोडियम का 11 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। ऐसे ही आपके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार ये सब अलग अलग होता है। अब आता है आपका अणु भार, मॉलिक्यूलर वेट। मतलब परमाणु, यह मॉलिक्यूलर वेट किसी द्रव्य का अणु भार यह बताता है कि उस द्रव्य का एक अणु हाइड्रोजन के परमाणु से कितना भारी है। उदाहरण पानी। हम पानी को ले लेते हैं। पानी का जो अणु भार होता है वो 18 होता है। कैसे होता है? H2 होता है, H2O, ये होता है आपका H2O। H2O, तो H2 है, H का होता है परमाणु क्रमांक 1, 1 गुणा 2
क्योंकि यहाँ पर ये 2 है तो 1 गुणा 2 प्लस जो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है वो 16 होता है। अब 16 और 2 होते हैं 18, इसलिए आपका जो है H2O मतलब पानी का अणुभार 18 हो जाता है। तो इसका आपका 18 हो गया। अतः जल का एक अणु हाइड्रोजन के परमाणु से 18 गुना भारी है, यह आपका अणुभार कहलाता है। अब आता है आपका थर्ड प्रॉपर्टी, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। जैसे कोई तत्व है, उस हमने नाभिक, आपने नाभिक सुना होगा, नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। नाभिक के अंदर और नाभिक के बाहर जो कक्षाएं होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो ये आपका होता है नाभिक। इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। जो उसमें प्रोटॉन की संख्या है वो परमाणु क्रमांक होती हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, क्योंकि इसके परमाणु में 11 प्रोटॉन होते हैं। आपको पता होगा कि सोडियम Na का परमाणु क्रमांक 11 है, क्योंकि इसके जो प्रोटॉनों की संख्या है वो भी 11 होती है। तो ये आपका हो गया सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। अब आता है आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट। ये क्या होता है? किसी तत्व का तुल्यांकी भार वह संख्या है जिससे ज्ञात होता है कि उस तत्व का कितना भार भाग हाइड्रोजन के 1 भार भाग, ऑक्सीजन के 8 भार भाग तथा क्लोरीन के 35.5 भार भाग से संयोग करता है अथवा इनको उनके यौगिकों से विस्थापित करता है, तुल्यांकी भार कहलाता है। ये आपका तुल्यांकी भार होता है। जो हाइड्रोजन का एक भार है वो उसका वास्तविक जो भार होता है वो होता है 1.008। 008 कोई वैल्यू मतलब इतना मान्य नहीं होता, तो जो हाइड्रोजन का परमाणु भार है वो आपका 1 माना जाता है और ऑक्सीजन का 8 और क्लोरीन का 35.5। अब आता है आपका फिफ्थ प्रॉपर्टी है बैलेंसी, संयोजकता क्या होता है? किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन या किसी एक संयोजित तत्व के परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करते हैं अथवा उसके द्वारा किसी यौगिक से विस्थापित किए जाते हैं। जब किन्हीं 2 परमाणु का संयोग उनमें से एक परमाणु की बाहरी कक्षा में से इलेक्ट्रॉनों के निकलकर दूसरे परमाणु की बाहरी कक्षा में प्रवेश करने के कारण होता है, तो इसे विद्युत संयोजकता इलेक्ट्रोबैलेंसी कहते हैं। अब 6 प्रॉपर्टी है आपकी अम्लीयता या क्षारीयता, एसिडिटी एंड एल्केलिनिटी। अम्लों तथा क्षारों का प्रयोग सर्वचर्चित है। आपने सुना ही होगा अम्ल और क्षार, यही आपके इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आते हैं, अम्ल और क्षार। 7th है आपका केमिकल कंपोजिशन, 8th है कोरोजन रेजिस्टेंस और 9th है ऑक्सीडेशन। ये सब आपके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आते हैं, ये सब डिफाइन करे हुए हैं। अब आपका थर्ड क्वेश्चन आता है पदार्थों के विद्युतीय गुणों का वर्णन कीजिए। जो आपके पदार्थ की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको इसमें डिफाइन करनी है, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो पदार्थ विद्युत प्रवाह में प्रतिरोध नहीं करते विद्युत सुचालक कहलाते हैं। अतः विद्युत चालक में वृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध कम हो। विद्युत प्रतिरोध विद्युत चालकता विद्युत प्रतिरोधकता का विलोम होता है। जो प्रतिरोध जो होता है विद्युत प्रतिरोध, वो प्रतिरोध चालकता का विरोध करता है। विरोध होता है मतलब उसका विलोम होता है, अपोजिट होता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा बराबर 1/रो। रो जो होता है उसका फॉर्मूला होता है RA/L। अब जैसे ये है सिग्मा बराबर 1/रो और रो बराबर होता है RA/L। तो ये जो L है वो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा L/RA। तो ये आपका सिग्मा का फॉर्मूला हो गया, तो सिग्मा बराबर L/RA। अब है विद्युत चालकता सिग्मा, इसका जो मात्रक होता है वो ओम इन्वर्स होता है, क्योंकि जो विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक होता है वो ओम होता है और इसका इन्वर्स करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ओम इन्वर्स हो जाएगा। तो इसका मात्रक हो गया ओम इन्वर्स। अतः हम कह सकते हैं कि विद्युत चालकता पदार्थ का
वह वैद्युतीय गुण है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत प्रवाह आसानी से होता है। जब विद्युत प्रतिरोधकता का अपोजिट है तो ये उसका वो है। अगर विद्युत प्रतिरोधकता में क्या होता है, इसमें जो विद्युत प्रतिरोधकता होता है उसमें धारा का विरोध करता है, उसमें प्रतिरोध उत्पन्न करता है, और विद्युत चालकता इसका विरोध नहीं करता है, मतलब उसका प्रतिरोध नहीं करता है। सेकंड प्रॉपर्टी आती है विद्युत प्रतिरोधकता। अभी जो हमने आपको बताया था विद्युत चालकता था, वो अपोजिट होता है विद्युत प्रतिरोधकता की। अब विद्युत प्रतिरोधकता होता क्या है? तो विद्युत प्रतिरोधकता पदार्थ का एक विशेष गुण है। यह गुण जिस पदार्थ का चालक बना होता है उसके कारण होता है। प्रतिरोधकता पदार्थ का वह विद्युतीय गुण है जिसके कारण पदार्थ विद्युत प्रवाह का विरोध करता है। जो करंट जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में जो करंट होता है वो जाता है तो वो उसमें प्रतिरोध उत्पन्न करता है, मतलब उसमें रुकावट उत्पन्न करता है, तो ये विद्युत प्रतिरोधकता कहलाता है। अभी हमने आपको बताया था कि प्रतिरोधकता क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है रो बराबर आर ए अपॉन एल, जिसमें आर है चालक का प्रतिरोध, ए है चालक से कांट का क्षेत्रफल और एल है आप इसकी लंबाई। थर्ड प्रॉपर्टी है टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का तापक्रम गुणांक। इसका प्रयोग अधिकतर तापक्रम के परिवर्तन के प्रतिरोधकता पर प्रभाव स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। अतः प्रतिरोध पर तापक्रम गुणांक को निम्न द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो सिग्मा टी है उसका फॉर्मूला होता है रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट। ये आपका सिग्मा का फॉर्मूला होता है किसका? प्रतिरोध का तापक्रम गुणांक। अब फोर्थ आपकी जो प्रॉपर्टी है वो है डाई इलेक्ट्रिक सामर्थ्य, मतलब डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यह पदार्थ की उच्च वोल्टता के विरुद्ध अवरोधकता सामर्थ्य इंसुलेटिंग कैपेसिटी प्रदर्शित करती है। अतः एक पदार्थ जिसकी डाइइलेक्ट्रिक सामर्थ्य अधिक है वह उच्च वोल्टता क्षेत्र को सहन कर सकता है तथा इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा और विद्युत धारा प्रवाह होता रहेगा। वास्तव में एक डाइइलेक्ट्रिक एक अवरोधक ही है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपकी थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, तापीय विद्युता। यदि दो असमान धातुओं को जोड़ा जाए तथा यह जंक्शन फिर गर्म किया जाए तो मिली वोल्ट की रेंज में वोल्टता उत्पन्न होती है। इस प्रभाव को थर्मोइलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। इसी आधार पर थर्मोकपल कार्य करते हैं। सिक्स्थ डेफिनेशन है विद्युत रासायनिकता। इस गुण का उपयोग स्टोरेज बैटरीज में किया जाता है। इसी प्रकार विद्युत भौतिक प्रभाव का प्रयोग संपर्क वैभवों में किया जाता है। विद्युत यांत्रिक प्रभाव का प्रयोग रेडार में किया जाता है। सेवेंथ है सुपर कंडक्टिविटी। कुछ धातुएं तथा यौगिक शून्य परम ताप पर पहुंचने से पूर्व ही अपना विद्युत प्रतिरोध एकदम त्याग देते हैं और पदार्थ में विद्युत प्रवाह में कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होता है। ऐसे पदार्थों को सुपरचालक कहते हैं। एट फिर आपका आता है फोर्थ जो आपकी क्वेश्चन है वो है पदार्थों में पाए जाने वाले चुंबकीय गुणों का वर्णन कीजिए। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसमें डिफाइन करनी है। तो जिसमें पहली है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। इस बल के कारण किसी चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स उत्पन्न किया जा सकता है। इस गुण के कारण किसी भी पदार्थ में किसी भी परिपथ में फ्लक्स उत्पन्न किया जा सकता है। सेकंड आपकी इसमें प्रॉपर्टी है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या होता है? जब हम अगर हमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी में आपका होता है करंट को जो करंट का विरोध करता है उसे प्रतिरोधकता कहते हैं। और इसमें क्या होता है विद्युत परिपथ में कोई भी फ्लक्स का जो विरोध करता है वो आपका रिलक्टेंस कहलाता है। रिलक्टेंस कहलाता है पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ द्वारा चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होने का विरोध करता है। जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका विरोध करता है। वास्तव में यह चुंबकीय फ्लक्स के परिपथ में पदार्थ द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध की माप है। अब आता है थर्ड प्रॉपर्टी चुंबकशीलता, परमिएबिलिटी। यह गुण पदार्थ की अनुचुंबकीयता गुण का विपरीत है। इस गुण के आधार पर पदार्थ द्वारा परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न किया जा सकता है। फोर्थ है आपकी डेफिनेशन जो है अपशिष्ट चुंबकत्व, मैग्नेटिक हाइस्टेरेसिस। लोहे चुंबकीय पदार्थों पर जब चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण मैग्नेटिक इंडक्शन
चुंबकीय क्षेत्र से पिछड़ जाता है पदार्थ के इस गुण को अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। फिफ्थ जो आपकी डेफिनेशन है वो है रिलेटिव परमिएबिलिटी। किसी पदार्थ में उत्पन्न फ्लक्स घनत्व बी तथा निर्वात में उसी चुंबकीय बल एच से उत्पन्न फ्लक्स घनत्व के अनुपात को सापेक्ष चुंबकत्व कहते हैं। इसे म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। सिक्स है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। सेवेंथ है कॉरेटिव फोर्सेस। एथ है क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? क्यूरी टेम्परेचर जो होता है वो 768 डिग्री सेल्सियस होता है ना। फिर है आपका फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो है, फिफ्थ क्वेश्चन आपका आता है पदार्थ के ऊष्मीय गुणों का वर्णन कीजिए। पदार्थ की जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में डिफाइन करना है, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। किसी पदार्थ के इकाई संहति का 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। किसी पदार्थ का इकाई द्रव्यमान का 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसका मात्रक होता है कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या फिर किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। फिर आता है सेकंड प्रॉपर्टी थर्मल कैपेसिटी। किसी पिंड का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे पिंड की ऊष्मीय क्षमता कहते हैं। थर्मल कैपेसिटी बराबर एम एस कैलोरी, जहाँ पर एम पिंड का द्रव्यमान है और एस पिंड की विशिष्ट ऊष्मा है। थर्ड प्रॉपर्टी है थर्मल एक्सपेंशन। किसी धातु की क्षण को जब गर्म किया जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि होती है। इस प्रकार क्षण की लंबाई में भी वृद्धि होती है। क्षण की लंबाई में यह वृद्धि क्षण की धातु तापमान में वृद्धि तथा क्षण की प्रारंभिक लंबाई पर निर्भर करती है। फोर्थ आपकी जो प्रॉपर्टी है वो है थर्मल कंडक्टिविटी। ऊष्मीय चालकता धातुओं का ऐसा गुण है जिसके कारण धातु के सूक्ष्म कणों द्वारा ऊष्मा का प्रवाह उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है। इस ऊष्मा प्रवाह में धातु के सूक्ष्म कण अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये आपकी थर्मल कंडक्टिविटी हो गई। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q बराबर माइनस के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स, जिसमें आपका के है वो पदार्थ की ऊष्मा चालकता है और आपका ए जो है वो पदार्थ का ऊष्मा प्रवाह क्षेत्रफल है। तो डी टी तापक्रम में अंतर और डी एक्स पदार्थ की मोटाई और क्यू जो है वो है ऊष्मा प्रवाह की मात्रा। तो ये आपका थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो गया। फिर आता है आपका फिफ्थ प्रॉपर्टी थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस क्या होता है? जब किसी क्षण के दोनों सिरों को बंद कर दिया जाता है तथा क्षण का तापक्रम बढ़ाया जाए तो ऊष्मीय प्रसार में रोक लगने के कारण धातु क्षण में प्रतिबल उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें ऊष्मीय प्रतिबल कहते हैं। जैसे ये है कोई बीम है, आप जैसे समझ लीजिए ये कोई बीम है, इस पर हम दोनों सिरों को फिक्स कर दें। जैसे ये कोई बीम है, इस बीम पर हम दोनों तरफ इसके फिक्स कर दें, इसके दोनों सिरे फिक्स कर दें। अब हम इस पे ताप लगाएंगे, यहाँ से ताप लगाएंगे, यहाँ से ताप लगाएंगे, तो इसके अंदर से जो ऊष्मीय प्रतिबल उत्पन्न होगा उसके कारण जो प्रतिबल उत्पन्न होगा वो ऊष्मीय प्रतिबल कहलाएगा। यदि हम किसी बीम पर दोनों सिरे इसके फिक्स कर दें तो हम यहाँ से तापमान लगाएंगे, यहाँ से तापमान लगाएंगे, तो यहाँ पर प्रतिबल उत्पन्न होगा, तो ये ऊष्मीय प्रतिबल कहलाएगा। इसका फॉर्मूला होता है एल टी टू माइनस एल टी वन बराबर प्लस माइनस एल टी वन इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी। तो एल टी टू माइनस एल टी वन अपॉन एल टी वन बराबर प्लस माइनस एल्फा इंटू टी टी। ये आपका इसका फॉर्मूला हो गया। अगला क्वेश्चन है धातुओं के अभियांत्रिक गुण क्या होते हैं? किन्हीं दो ऐसी धातुओं के अभियांत्रिक गुण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। धातुओं के अब निम्नलिखित अभियांत्रिक गुणधर्म विद्यमान रहती हैं, जिसमें फर्स्ट है इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है। सेकंड है इनकी चालकता उच्च सिग्मा बराबर 10⁸ से 10⁻³ ओम मीटर होती है। ये आपकी चालकता हो गई। थर्ड है इनकी प्रतिरोधकता न्यून
इनकी जो चालकता होती है वो उच्च होती है और प्रतिरोधकता न्यून होती है, मतलब कम होती है। फोर्थ है, सभी चालक पदार्थ विद्युत के सुचालक होते हैं। सभी चालक पदार्थ विद्युत के सुचालक होते हैं। फिफ्थ है, इनमें विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित होती है। इसमें जो करंट होता है वो आराम से फ्लो होता है। सिक्स है, इनकी प्रतिरोधकता तापक्रम के बढ़ने से बढ़ती है। अगर तापक्रम बढ़ेगा तो इसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी। अगर इसका तापमान घटेगा तो प्रतिरोधकता भी घटेगी। फिर आता है आपका सेवेंथ, इनका प्रतिरोध नाप गुणांक RTC धनात्मक होता है। इसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो पॉजिटिव होता है। इन्हें रासायनिक विधि से शुद्ध किया जाता है। नाइन्थ है, शुद्धता से इनकी चालकता बढ़ती है और प्रतिरोधकता घटती है। जो शुद्धता अगर हम डालें इसमें तो इसकी प्रतिरोधकता घटती है और कंडक्टिविटी बढ़ती है। फिर आता है आपका इनके एक्रॉस वोल्ट तथा पात कम होता है, वोल्टेज ड्रॉप कम होता है और इनमें धारा घनत्व का मान उच्च होता है। 13 है, इसका धातुओं में तन्यता होती है, धातुओं में डक्टिलिटी होती है और हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है। इसमें नम्यता फ्लेक्सिबिलिटी होती है, संक्षारण प्रतिरोध कोरोजन रेजिस्टेंस का गुण होता है। और है ऑक्सीकरण प्रतिरोधी, रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑक्सीडेशन होती है, सोल्डर एवं बेल्ट करने में सुगमता होती है, रासायनिक प्रभाव प्रतिरोधी होती है और ऋतु प्रभाव प्रतिरोधी होता है। तो ये सब आपके रहे क्वेश्चंस। ये आपके 6 क्वेश्चंस हैं। अगर आपको कुछ समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।